और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग ये देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, किसी भी सब्सटेंस में जो टोटल चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू n इंटू ई होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कूलम में। जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो उसका कोई मैथमेटिकल वैलिडेशन नहीं है, it only indicates the two opposite tendencies to opposite charges, right? Same charge repel each other, opposite charge attract each other. Charge in is a scalar quantity, it has only magnitude, no direction. Two charges is other or separated by a distance r, it either attract or repel by the force. The magnitude of that force can be calculated by the formula of 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square. F is equal to k q1 into q2 by r square. What is k? K is a constant, proportionality constant, whose value in SI unit is 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ लेंथ का यूनिट देखे थे, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, मैक्रोमीटर और पिकोमीटर। देन कुछ कन्वर्जन का क्वेश्चन किए थे और फिर पोटेंशियल एनर्जी लिए थे। आपको पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज स्पीसीज किसी सरफेस पे होते हैं तो उसमें जो r डिस्टेंस पे होते हैं तो उसकी जो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught into q1 into q2 by r होता है। सो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है, जो एक्सप्रेशन का डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि फोर्स में 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r स्क्वायर होता है और यहाँ पे सिंपली r होता है। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखे थे, इफ अ चार्ज q is placed on a surface having potential v volt, then energy of charge is given by q into v। ठीक है, तो ये तो बात रही एनर्जी की। क्या हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं? हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, इन ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिए आप। इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स होता है, फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन मास इनटू एक्सप्रेशन एम ए होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में यही ए जो है वो जी के बराबर हो जाता है, स्मॉल। तो फोर्स जो होता है वो एम जी होने लगता है ना, ये जी होने लगता है सर आपका स्मॉल जी। यहाँ पे अगर हम लोग पोजीशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो क्या लिखते हैं बताइए, एम जी एच, एच हाइट पे जो होता है ऑब्जेक्ट उसका पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो वो तो बिकॉज ऑफ वेलोसिटी होता है, सो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यही बात हुई ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे, ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट is a unit of energy। ठीक है, ये एनर्जी का यूनिट है एंड इट इज डिफाइंड बाय it is defined by kinetic energy gain। kinetic energy, yeah, it is defined as kinetic energy gain, it is defined as kinetic energy gain by an electron, by an electron when it is placed in when it is placed in an electric field of potential difference
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इसके बाद क्या लिखे? difference 1 volt. Electron volt is a unit of energy and it is defined as kinetic energy gained by an electron when it is placed in an electric field of potential difference 1 volt. 1 volt क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ले लीजिए और इस इलेक्ट्रोड को 1 वोल्ट पोटेंशियल सोर्स से अटैच कर दीजिए, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये 1 वोल्ट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से यहाँ मूव करेगा ना, जो कैनेटिक एनर्जी गेन करेगा ये इलेक्ट्रॉन इस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के फील्ड में के चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये इलेक्ट्रॉन कैनेटिक एनर्जी गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लिटरल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी का यूनिट है। ये कौन सा एनर्जी है? तो ये काइनेटिक एनर्जी। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो जितना काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Once again, please. 1 electron volt is defined as kinetic energy gained by 1 electron when it is placed in the electric field which is generated by 1 volt potential difference source. 1 volt potential source. कहने का मतलब ये है कि सर अभी आप देखे थे कि Q चार्ज को अगर V पोटेंशियल में रखे थे तो उसकी एनर्जी कितनी थी? Q इंटू V थी कि नहीं? तो सर यहाँ पे ये जो पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी कैनेटिक एनर्जी को हम Q इंटू V लिख सकते हैं। Q इस पे चार्ज है और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज कितना होता है इस पे? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट है। तो इसी को तो बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो जूल में अगर लिखना हो तो ये कितना होगा? तो सर कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है कूलॉम में? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम इंटू 1 वोल्ट, और कूलॉम वोल्ट इज कॉल्ड जूल, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। अब ये कोई नया डेटा नहीं है, इसको अलग से आप याद मत रखिए। अरे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे किसी भी इसको मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें जूल को कन्वर्ट करना होगा तो हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट होगा तो चार्ज करना होगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट, ऐसे याद रखिए। ये कोई नया डेटा नहीं आया है आपके पास। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जूल के बराबर होता है। कैसे आया ये समझ में आया? कैनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? किसी चार्ज पार्टिकल को अगर V पोटेंशियल में रखा जाए तो एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे हम चार्ज मान ले 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 पोटेंशियल 1 वोल्ट, तो 1 eV हो जाएगा। सर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है? तो इतना कूलॉम होता है। 1 वोल्ट पोटेंशियल है, कूलॉम वोल्ट को जूल बोलते हैं। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ जूल माइनस 19 जूल। तो क्या ये और ये इक्वल होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। इसी इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी है, एक जूल में है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। So what is electron volt? 1 electron volt is equal to 1.6 into the power minus 19 जूल। क्या याद रहेगा ये? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए Yes, sir. क्वेश्चन है आपके पास। हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में। कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन किलो जूल पर मोल। कैसे कन्वर्ट किया जाए बताइए?
जो इसका आंसर आएगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, बिल्कुल याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कितना लिखते हैं? तो सर हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, तो ये जो जूल हुआ ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हुआ। पर मोल निकालना हो तो क्या करेंगे इसमें? अगर हमें एक, ये तो 1 के लिए हुआ ना, तो पर मोल कितना चार्ज होगा इसमें, कितना जूल होगा? तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या हम इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. दिस मच जूल पर मोल। अच्छा, किलो जूल करना है तो 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए। This is also equal to 1.6 into 10⁻⁻19 into 6.022 into 10⁻23 divided by 10⁻³ kilojoule per mole. So what is 1 electron volt? जब कैलकुलेट करिएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपके पास 96, क्योंकि देखिए 3 ऊपर जाएगा ना, तो ये 22 के आसपास आएगा माइनस में, और ये 23 है, और 1.6 इंटू 6 होगा। समझ रहे हैं बात? ये अप्रोक्सीमेटली 96 किलो जूल पर मोल आएगा। चेक कर लीजिए जरा आता है कि नहीं। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। 1 electron volt is equal to 96 kilojoule per mole. चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A particle of charge (5e) is placed in an electric field an electric field of potential 20 volt. Calculates its kinetic energy in first इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड जूल में कैलकुलेट कीजिए इन जूल, एंड थर्ड किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट कीजिए। डू इट। A particle of charge 5e is placed in an electric field. हाँ सर। सर इसका प्रीवियस का आंसर 96.352 आ रहा है। ठीक है, 96 के अप्रोक्सीमेटली आता है। ओके सर। नो इशू। यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है? 5e। पोटेंशियल V कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट। तो पहली बात तो ये हो गई कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V 5e इंटू 20V इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब दूसरी बात है कि इसको जूल में निकालना है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इन जूल कितना होगा? तो सर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 100 इंटू, जूल में कन्वर्ट करना हो तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। So 1.6 into 10⁻⁻19, this much joule.
सॉल्व करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो रहने दीजिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻70 जूल। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने किलो जूल पर मोल? 96। तो बस 100 इंटू 96 कर दीजिए, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो बार बार हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसीलिए ये रिजल्ट हम याद रखना होता है। सो 9600 किलो जूल पर मोल। आता है बात समझ में? सो यूनिट का प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिखेगा। तो बार बार हम वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ये डेटा याद रखते हैं 96 किलो जूल पर मोल और मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आता है। अनदर क्वेश्चन देखिए, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल is 1.6 electron volt, correct है, and charge is 2 electron, calculate potential difference, calculate potential difference। क्या करेंगे दोस्त? काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। सो व्हाट इज V? V is equal to kinetic energy by Q। So 1.6 electron volt by 2 electron। So ये हो जाएगा 0.8 वोल्ट। क्या बात है, वेरी गुड। क्या चाहिए? डन है ये? चलिए, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना सेकेंड टॉपिक है, और वो टॉपिक है एटॉमिक मॉड्यूल मॉडल। यही था ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद हम कुछ चीजें बीच में ऐड किए चार्ज के बारे में, समथिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स का जो टाइमलाइन था उसमें फर्स्ट एटॉमिक मॉडल क्या था? थॉमसन्स एटॉमिक। कौन बताएंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या था? सर प्लैंक बॉर्डिंग मॉडल। हाँ जी बोलिए। सर प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे इसको। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जो था उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे। और कोई आइडिया क्या था ये प्लम पुडिंग मॉडल? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे। क्या था ये प्लम पुडिंग मॉडल? ये प्लम पुडिंग मॉडल था कि सर एटम को स्फेरिकल माना,
ये तो पहले भी डाल्टन्स ने भी माना था, कोई नया बात नहीं था इसमें। तो स्फेरिकल एटम्स में इसने पहली बार ये बताया कि सर एटम्स में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज स्पेसीज होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। Present inside the sphere. लेकिन ओवरऑल जो होता है ये एटम्स वो न्यूट्रल होता है। सो जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का तो डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ था ना। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एप्पल पाई मॉडल, वो क्या बात है, वाटरमेलन मॉडल। तो जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसको वो इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन है। और ये मॉडल कुछ ऐसा बनाया कि सर जैसे वाटरमेलन में रेड मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट एंड ब्लैक सीड एम्बेडेड होता है उसमें, like that in atoms positively charged particles is distributed throughout the spherical region and negative charged particles is embedded in it, ऐसा बोल सकते हैं, like a black seed. Because of that this model is also called watermelon model, इसको हम लोग watermelon model भी बोलते हैं, है ना। सो इसका जो मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सर पहली बार थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये एक्सप्लेन किया कि एटम्स ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मैग्नीट्यूड वाइज जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एन एटम इज electrically neutral it contains positive charge it contains positive charge due to presence of proton as well as negative charge as well as negative charge. Okay, and he consider J.J. Thomson considered that an atom is a uniform sphere of positive charge, uniform sphere of positive charge and negative charge embedded in it with electron embedded in it. With negative charge Sir, वो sphere Sphere है. है. Sir, embedded in it, a sphere of positive charge. yes. सर स्पेलिंग स्पीयर का स्पेलिंग गलत है. An atom is electrically neutral. It contains positive charge as well as negative charge. And he considered that an atom is an uniform sphere of positive charge with negative charge embedded in it. Done. So overall electrical neutrality को explain करता है, आपको याद रखना है. This model explain overall electrical neutrality
ऑफ एटम। और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका नहीं है। सेकेंड और सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड एटॉमिक। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या सब नाम है इसका? रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल, और रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट और प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम भी बोला जाता है इसको। सो क्या था ये मॉडल? एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ ऐसा था, एक वुडन ब्लॉक के अंदर रेडियो के बाद एक्टिव एलिमेंट को रखते थे। हाँ जी सर। सर गोल्ड के बाद क्या है? गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट। ओके सर। इस वुडन ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखते थे। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा रिलीज करता है, जिसमें से हमें अल्फा पार्टिकल्स यूजेबल है हमारा। तो ये अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करता है। इस अल्फा पार्टिकल्स को, ये तो ऑल डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा ना। फोकस्ड अल्फा पार्टिकल्स फॉल्स ऑन होना चाहिए गोल्ड फॉइल पे, दैट इज ओनली द टारगेट, बिकॉज ऑफ दैट वी यूज अ स्लिट। सो इसको एक स्लिट से पास करते हैं ताकि अल्फा पार्टिकल्स के कंसंट्रेटेड अल्फा पार्टिकल्स फॉल्स ऑन हो इस पे, मेटल फॉइल। तो ये यूज करते हैं स्लिट। स्लिट क्यों यूज करते हैं कि सर ये रैंडम डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल्स ना आए, ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कंसंट्रेटेड हो, फोकस्ड हो स्मॉल रीजन में। अल्फा पार्टिकल यहाँ पास की स्लिट के थ्रू पास करता है, ठीक है। यहाँ पे लगते हैं एक गोल्ड फॉइल। ठीक, और फिर ऑब्जर्व करते हैं अल्फा पार्टिकल्स का बिहेवियर। कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो इस गोल्ड फॉइल के पीछे एक स्क्रीन लगाते हैं। इस गोल्ड फाइल के पीछे एक स्क्रीन होता है। ये स्क्रीन बनाना थोड़ा टफ है हमसे, आप लोग अच्छा ड्राइंग करिएगा। कुछ ऐसा फिल्म होता है, कुछ ऐसा स्क्रीन होता है। जिसपे ZnS का कोटिंग होता है। इस फिल्म पे ZnS का कोटिंग होता है, जिंक ब्लेंड का कोटिंग होता है। और जब अल्फा पार्टिकल डिफरेंट पोजीशंस पे रिफ्लेक्ट होकर के पड़ता है, तो वहां पे फ्लोरोसेंट क्रिएट करता है।
वो फ्लोरेस्केंट वो स्पॉट हमें बताता है कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पड़ा है, जिससे हम उसके डेविएशंस के नेचर को पता करते हैं। तो सर ये मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन होता है, इट इज अ मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन। इस मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन पे ZNS का कोटिंग होता है। ZNS कोटेड होता है टू क्रिएट फ्लोरेस्केंट। और इसी फ्लोरेस्केंट पॉइंट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन आता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर ZNS कोटेड लिखे जिंक हैं। ब्लेंड, जिंक ब्लेंड कंपाउंड है ZNS, जिंक ब्लेंड कोटेड, ZNS का कोटिंग होता है इसमें टू क्रिएट फ्लोरेस्केंट। यहाँ पे लिए हैं आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, which is a source of alpha particle. सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाँ सर, रेडियो एक्टिव लिखा हुआ है। कहाँ पे सर? रेडियो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सो ये रहा एवरेज सेटअप ऑफ अल्फा एक्सपेरिमेंट का, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का। ऑब्जर्वेशन क्या था इसका? ऑब्जर्वेशन, he bombarded alpha particles अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम 2 प्लस है। ऑन गोल्ड फॉयल and observed the following observation. क्या ऑब्जर्वेशन था? फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होते थे? क्रॉस कर जाते थे गोल्ड फाइल को विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते थे जो लिटिल एंगल से डिफ्लेक्टेड होते थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते थे जो बहुत ही हाई एंगल से डिफ्लेक्टेड, जो यहाँ पे फ्लोरेस्केंट क्रिएट कर रहे हैं। सो पहला ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना स्क्रीन। मोस्ट ऑफ, थोड़ा ऊपर, the alpha particles, almost 99.9%
passage straight through the gold foil. Passage straight through the gold foil without having any deflection. Without having any डिफ्लेक्शन. मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है जो बिना डिफ्लेक्शन का गोल्ड फॉइल को क्रॉस करता है. सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deviated through small angle. Deviated through a small angle. And third observation is 1 out of 10,000, 20,000 or 10,000, very few alpha particles. 1 out of 20 means बहुत ही very few alpha particles. Few 1 out of 20,000 alpha particles returns. Alpha particle returns on its own path. On its own path. 1 out of लिखे हैं. 1 out of 20,000, very few alpha particles return on its own path, or we may say कि deflection through theta equal to 180 degree. तो इस 3 ऑब्जर्वेशन पे कंक्लूजन क्या था? फर्स्ट कंक्लूजन कि सर अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड के फॉयल हैं, जो मेटल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे मैक्सिमम स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है. इसीलिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है विदाउट डिफ्लेक्शन गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर जा रहा है. पहला ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द मेटल इज एम्प्टी. दूसरा बोला कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल. इसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि अगर कोई मेटल है, कोई अगर मेटल होगा तो मेटल के ऑर्बिट में, मेटल के सर्कुलर ऑर्बिट में, मेटल का जब ये कोई एटम है तो उसका न्यूक्लियस है सर, और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है चारों तरफ. तो जो अल्फा पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन के पास से होके गुजरेगा, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जो अल्फा पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन के पास से होके गुजरेगा तो वो क्या इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड फील नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, या इस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा तो इधर की तरफ डेविएट हो जाएगा. तो एक तो डेविएशन का ये रीजन आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जब कोई अल्फा पार्टिकल्स क्लोजर टू द इलेक्ट्रॉन पास करता है तो उससे अट्रैक्टेड फील होता है. यही एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि सर अगर कोई अल्फा पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस के क्लोज से पास होता है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये रिपेल करेगा एक दूसरे को. तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस रिपेल करेगा, तो सर डेविएशन न्यूक्लियस की वजह से भी तो हो सकता है ना. तो ये दोनों ही रीजन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे, अलग अलग रीजन आपको मिलेगा, नो इशू. दोनों ही रीजन करेक्ट है सर. कौन सा फोर्स कब अप्लीकेबल है वो हम लोग इनडिस्टिंग्विश नहीं करेंगे वहां पे. तो सर ये न्यूक्लियस है, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से जाएगा तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इट गिव्स रिपल्सन, और रिपल्सन के चलते इसमें थोड़ा सा डेविएशन होगा, कुछ एंगल से डेविएटेड हो जाएगा अपने पास से.
या फिर जो अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के क्लोज से जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन फील करेगा तो उसके तरफ डेविएटेड हो जाएगा। ये एक डेविएशन का रीजन रहा। और जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा, जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियस को इनकाउंटर करेगा वो 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री से रिटर्न हो जाएगा, रिबाउंस हो जाएगा। डन। तो ये 3 कंक्लूजन आए कि सर की जो अल्फा पार्टिकल्स है, जो अल्फा पार्टिकल्स है देख रहे हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर जा रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस एटम्स के अंदर जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। जो लिटिल डेविएशन है उसको शो कर रहा है कि न्यूक्लियस के पास से जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है वो लिटिल डेविएशन शो कर रहा है, और जो न्यूक्लियस को इनकाउंटर कर रहा है वो रिटर्न हो रहा है अपने पाथ पे। तो ये कंक्लूजन आप देखिए कि इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि न्यूक्लियस एस्पेक्ट में बहुत छोटा है, क्योंकि जब आप बंडल्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स जब पास करेगा तो उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल है जो रिटर्न होता है, मतलब सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल है जो इनकाउंटर करता है न्यूक्लियस को डायरेक्टली। तो मींस न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा है, कितना छोटा है ये न्यूक्लियस का साइज, कि एकदम मतलब रे के फॉर्म में, एक बंडल ऑफ रे के फॉर्म में अल्फा पार्टिकल फ्लो कर रहा है। 20,000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को इनकाउंटर कर पा रहा है, तो न्यूक्लियस कितना छोटा है। तो ये इस तरह से इस साइज का आइडिया लगता है कि सर न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मॉलर पार्ट है, बहुत ही छोटा रीजन है, जिस छोटे से रीजन में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड होते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस था इस मॉडल्स के इस मॉडल में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ था, इसीलिए इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है। बाद में जो ये बात ये ऐड किया कि ऑर्बिट के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल यहाँ जो कंक्लूजन, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो भी चीज आप देख रहे हैं कि जितना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन में से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो ये एक्सप्लेन करता हो कि इलेक्ट्रॉन जो है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो वो उसने एक एजम्पशन ऐड कर दिया था कि सर ऐसा होता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता होगा, लाइक अ प्लेनेट मोशन, जैसे कि ये वर्ल्ड, जैसे कि यूनिवर्स में प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही सेंटर में न्यूक्लियस सन की तरह होगा और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। इसीलिए इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी नाम दिया गया। डन है। हालांकि वो बात बाद में गलत करने के लिए आए, बहुत सारे रॉन्ग थेसिस दिया गया उस पर, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं था, कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं था जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा हो, तो वो एज हाइपोथेसिस ऐड किए थे उसने। सो कंक्लूजन का पहला पॉइंट, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। maximum space inside the atom is empty। अगर सर एक एटम का लार्जर पिक्चर देखें, लार्जर व्यू देखें, तो वो एक एटम कैसा दिखेगा, ये न्यूक्लियस, और ये मान लीजिए सर आपका इसका एक ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट आप दिखाइए सर, ये आपका एटम है, एटम का ऑर्बिट। ठीक, कहीं पे इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ जो है अल्फा पार्टिकल से आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो इस एटम से डायरेक्टली क्रॉस कर जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो डिफ्लेक्शन शो करते हैं लिटिल एंगल से, यहाँ आए और ये रिपल्सन शो किया, और इस रिपल्सन के वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस को डायरेक्टली इनकाउंटर करेगा और अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। ऐसा लार्जर पिक्चर देख सकते हैं एटम्स का। ये जो अल्फा पार्टिकल्स है सर, ये हीलियम 2+ आयन होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4।
ये है आपका अल्फा पार्टिकल्स। सो चार्ज इस पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मास अल्फा पार्टिकल्स बोलेंगे तो बोलेंगे 4 AMU या 4U, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलेंगे चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, हाँ पॉजिटिव में है बट 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इक्वल चार्ज। डन है ये चीज यहाँ तक। दूसरा कंक्लूजन ये है कि सर बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो डेविएट हो रहा है, तो वैसे अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के क्लोज है वो डेविएट हो रहा है। देयर शुड बी सम हार्ड पॉजिटिव चार्ज पार्ट स्पेसेस some positively charged dense object at the center and alpha particle going close to this dense object will feel repulsion okay and deviated from their path. Deviated from their path. Rutherford named that dense particles as a nucleus. Rutherford named this positively charged particle, this positively charged object, as nucleus. Which is present at the center of the atom. That's it. And it contains proton and neutron. Proton and neutron. डन है। तीसरा पॉइंट सर कंक्लूजन तो नहीं था, ऐड कर दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, negatively charged electron revolved around the nucleus in circular path. ठीक है, इन सर्कुलर पाथ। डन हो गया यहाँ तक।
यस सर। चलिए, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग इस मॉडल को ऐसे समझते हैं। ये जो मॉडल है, इस मॉडल में एटम्स का दो पार्ट बताया गया है, एक तो न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो मॉडल है सर, इससे कंक्लूजन निकल के आया कि एटम्स कंटेन टू पार्ट्स। एटम्स कंटेन टू पार्ट। एक तो पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस कंसीडर कर रहे हैं आप, न्यूक्लियर पार्ट, और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक तो आपका सर न्यूक्लियर पार्ट है एटम में, जिस न्यूक्लियर पार्ट में आप क्या बोल रहे हैं, जो कि सेंटर में होता है और इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। दूसरा बोल रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो कि सर्कुलर ऑर्बिट बोल रहे हैं, जो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह की बात हुई यहाँ पे। एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं आप, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और ये न्यूक्लियस है आपका। तो ये दो पार्ट है क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, जिसको बाद में बोर्स एटॉमिक मॉडल में से एनर्जी दिया गया, दे दिया, इसका ये कर दिया, एनर्जी लेवल का नाम दे दिया, इसको सेल बना दिया, ऑर्बिट बना दिया। ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या सब है? रिजल्ट ये है, जो रेडियस ऑफ एटम उसने देखा, बोला कि सर एटम का जो रेडियस है ना, बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻⁻8 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होता है। और आप बोल सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है। जरा इसको समझिए, ऑर्डर का मतलब ये नहीं बोला कि किसी पर्टिकुलर एक एटम का रेडियस नहीं बता रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि जो भी होगा 2 × 10⁻⁻8 मान लीजिए, 3 × 10⁻⁸, मतलब ये जो चीज है ना, इस ऑर्डर में साइज है उसका। समझ में आ रहा है बात क्या है? ये ऑर्डर करने का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी भी एटम का जो रेडियस होगा ना, वो कुछ इस टाइप के मल्टीपल में होगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर के मल्टीपल में कुछ होगा, 2, 3, 4, 5, 2.4, 3.4 जो भी होगा उसके साथ, लेकिन इसके ऑर्डर में वो होगा। बहुत छोटा है एटम का साइज, बहुत छोटा है सर। और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, and radius of nucleus is in order of Fermi level means 10⁻⁻13 सेंटीमीटर बोलिए, या फिर 10⁻⁻15 मीटर बोलिए। -15 मीटर मतलब फेम्टोमीटर हुआ ना, फर्मी लेवल। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है सर, वो इस ऑर्डर में होता है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होता है। ओके, तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना हो, तो वॉल्यूम ऑफ एटम किस ऑर्डर में होगा? स्फेरिकल माने हैं तो 4/3 पाई एंड आर क्यूब, आर ऑफ क्या, एटम का क्यूब, ये आपका 4 पाई 10⁻⁻30 लिख देते हैं हम, चलेगा क्या? दिस मच मीटर क्यूब, बोलिए ठीक लिखे हैं? अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लिखें, 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का क्यूब, ये कितना आ जाएगा? 4/3 पाई 10⁻⁻15 मीटर क्यूब। तो अगर हम ये रेशियो लें वॉल्यूम ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस का, तो क्या आ गया? थोड़ा स्लाइड को ऊपर कीजिए ना। वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का अगर रेशियो निकाल, तो कैसा रेशियो आएगा इसका? 4/3 पाई 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई 10⁻⁻45। क्या 10⁻⁻15 लिख दें रेशियो? सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ एटम?
वॉल्यूम ऑफ एटम, क्या हम ठीक लिख रहे हैं? नहीं, गलत लिख रहे हैं, +15 होगा। वही तो, एटम कैसे छोटा हो गया न्यूक्लियस से? सो 10 raised to the power 15 times larger than the volume of nucleus। अब देखिए आप, एक तो एटम अपने आप में बहुत ही छोटा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, लेकिन उस एटम का न्यूक्लियस जो है वो उस एटम के वॉल्यूम से, एटम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसका 10 raised to the power 15 टाइम्स स्मॉलर है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना ज्यादा स्मॉल है? ठीक, एक्सक्यूज मी सर। सर 45 हाँ जी सर। सर थोड़ा लाइट को ऊपर कीजिए ना। 15 3 जा 45, कहाँ तक जाना है ऊपर बताइए? यस सर ओके सर डन हो गया। फिर ये 10 raised to the power -15 का क्यूब किए हैं तो 45 आया है। सॉरी, यहाँ पे हम 15 लिखे हैं, 45 होगा ना। यहाँ पे 30 किए हैं ना, -10 का क्यूब -30 -15 का क्यूब -45, तो यहाँ -45, ये ऊपर जाएगा +15 होगा। तो ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे आप, पहला रिजल्ट। डन है यहाँ पे। चलिए, जो सेकेंड रिजल्ट है, नीट में काफी बार पूछा है ये, जो सेकेंड रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है दैट इज इक्वल टू R0 इंटू a⁻1/3। ये फॉर्मूला 2-3 बार नीट में आया हुआ है, ठीक है। सो ये जो a है ना, ये a होता है एटॉमिक मास। ये a जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, और R0 जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो आप R देख रहे हैं ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। जो R0 से पहले a लिख लेते हैं। जो a है यहाँ पे, ये है एटॉमिक मास, मास नंबर या एटॉमिक मास, मास नंबर ऑफ एटम्स। और जो R0 है यहाँ पे, ये होता है कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना लेते हैं? तो वैल्यू ऑफ R0 ये होता है 1.1 इंटू 10 raised to the power -13 सेंटीमीटर टू 1.44 इंटू 10 raised to the power, इसमें से कोई वैल्यू आपको मिल सकता है, 1.44 इंटू 10 raised to the power -13 सेंटीमीटर। तो ये दोनों में से कोई वैल्यू आपको ऑप्शन में दिख सकता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल जब हमें सॉल्व करना होता है इस एक्सप्रेशन को, तो उस एक्सप्रेशन में इन जनरल बट कॉमन जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो एक ही वैल्यू रखेंगे ना R0 का, या तो ये रखेंगे या तो ये रखेंगे। तो जो कॉमन वैल्यू लिया जाता है, बट कॉमन वैल्यू of R0 is equal to 4/3 into 10 raised to the power -13 सेंटीमीटर। एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन कर लीजिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। The radius of nucleus of aluminium क्या होगा? सर एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर कौन बताएगा? 27। सो ए का वैल्यू कितना? ये है आपका एल्यूमिनियम, ए का वैल्यू कितना? 27 मास नंबर। ओके, सो व्हाट इज आर?
R is equal to R naught means 4 by 3 into 10 raised to the power minus 13 into A means 27 to the power 1 by 3. 3 3 9 27, ये 3 हो जाएगा. So 4 by 3 into 10 raised to the power minus 13 into 3. So R is equal to 4 into 10 raised to the power minus 13 centimeter. आता है समझ में? बोलिए. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. लाइट थोड़ा ऊपर कीजिए। कीजिए फास्ट. डन। डन. चलिए, यस सर। तीसरा रिजल्ट है, ये जो थीटा एंगल पार्टिकल स्कैटर कर रहा है ना सर, ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय एन एंगल थीटा के लिए एक रिलेशन दिया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered at any angle theta, then any angle theta is inversely proportional to fourth power of sin theta by 2. Fourth power of sin theta. तो ये रिलेशन है. जनरली ये नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन कहीं कहीं एडवांस बुक में आपको ये फॉर्मूला दिखेगा. सो n थीटा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin theta by 2 to the power 4. Number of alpha particle scattered by an angle theta, any angle theta, that is inversely proportional to the fourth power of sin theta by 2. n क्या है? यहाँ पे n क्या है? n है number of particles. और थीटा क्या है? जिस एंगल से डेविएट हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन, जिस एंगल से डेविएट हो रहा है. तो थीटा एंगल से कितने पार्टिकल्स डेविएट होंगे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा बाय 2. कहने का मतलब ये हुआ, दैट इज हम लोग ये समझ सकते हैं कि हायर द एंगल, अगर एंगल ज्यादा है, ज्यादा एंगल से डेविएशन अगर हम देखना चाहते हैं कि कितने पार्टिकल ज्यादा एंगल से डेविएटेड हुए हैं. आपको पता है रिजल्ट क्या था? रिजल्ट तो यही था ना कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय लार्ज एंगल. तो जितना ज्यादा एंगल से डेविएशन हम मेजर करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल उतना ही कम आएंगे. और जितने स्मॉलर एंगल से डेविएशन देखना चाहेंगे, उतना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डेविएशन मिलेगा हमें. समझ पा रहे हैं ये? बोलिए. Yes, sir. यस सर. सो दैट इज लिख सकते हैं हम लोग. हाँ सर. हायर द एंगल, लेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये रिजल्ट भी वही प्रूफ कर रहा है. और अगर एंगल आपका स्मॉलर लेंगे, तो इसमें डेविएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड में क्या आएगा? larger number, more number of alpha particles deviated by a smaller angle. So more number of alpha particles. श्वेता सिंह, वॉइस लैग कर रहा है. मेरा वॉइस लैग कर रहा है सच में. चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लीजिए आज के क्लास के लिए. तो इसी पे बेस्ड होमवर्क कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
if number of alpha particle is scattered at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree, or 112 per minute inverse, then calculate number of alpha particle scattering at an angle of 90 degree per minute. लिख लिए ये? Sir, हाँ सर. sir, is there any specific reason for Rutherford use gold foil for his experiment? बहुत सारे रीजन है. ये तो 9th-10th में आप पढ़े होंगे कि गोल्ड फॉइल की जगह पे अगर आयरन मेटल ले लिया जाए तो क्या होगा. बिकॉज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसने किया था गोल्ड फॉइल पे, बट ये वैलिड तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल के लिए नहीं है ना. ये तो वैलिड तो सारे पार्टिकल के लिए है, हर टाइप के पार्टिकल, हर टाइप के एटम्स के लिए है. तो गोल्ड फॉइल पहला ऑलमोस्ट जो इजी रीजन है वो यही है कि गोल्ड फॉइल गोल्ड जो होता है वो हाईली मैलिएबल होता है. तो वी कैन मेक थिन शीट फ्रॉम द गोल्ड. ब्रिटल नहीं होता है ये. तो थिन शीट अकॉर्डिंग टू द लैब एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट हम लोग थिन शीट ले सकते हैं गोल्ड फॉइल का. एक तो सिंपल ये रीजन है कि गोल्ड फॉइल का थिन शीट बनाया जा सकता है. तो लैब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे थिन किया जा सकता है. अदर मेटल जो होते हैं वो इतने मैलिएबल नहीं होते हैं, तो गोल्ड दिया गया. अब इसमें क्वेश्चंस ये बनता है, आप ये देख सकते हैं. क्वेश्चंस ये बनता है कि अगर गोल्ड के जगह पे हम आयरन का मेटल ले लें तो क्या होता. मान लीजिए कि आयरन का जो मेटल फाइल बना रहे हैं, हम बना पा रहे हैं, हम बना ले रहे हैं उतना थिक फाइल. तो ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस मुझे देखने को मिलता है, या आप बताएंगे कल मुझे. ऐसी बोर्ड में आई थिंक डिस्कशन है 10th क्लास में ये कि अगर गोल्ड फाइल के जगह पे कोई अदर मेटल लिया जाए तो क्या चेंजेस होंगे ऑब्जर्वेशन में. डन. Okay, sir. Yes, sir. चलिए कल आप देख के आइए. सर, हाँ सर. सर हम लोग का क्लास 10 में नहीं था. हाँ सीबीएसई में नहीं था, कोई बात नहीं. तो हम सर नहीं, बता सकते हैं. आईसीएसई का ही बात कर रहे हैं. अच्छा सीएसई में भी नहीं था, होना चाहिए. नहीं था तो पता नहीं. हमें तो लगता है ऐसा होना चाहिए. हाँ सर. कौन सा पढ़े थे आप लोग? नो सर, केएल चुग. केएल चुग पढ़े थे. यहाँ पे केएल चुग चलता है. ओके. कंसाइज केएल चुग में नहीं मिला होगा, बट 10th में हम पब्लिकेशन भूल रहे हैं. बेस्ट बुक है वो, ऐसी बोर्ड के लिए रिकमेंडेड है. चलिए कोई बात नहीं.
नहीं था तो नेक्स्ट क्लास में हम रीजन बताएंगे। ओके Okay, sir. ओके Bye, sir. बाय सर। Thank you, sir.